नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर उत्तराखंड से आई नई तबाही की। तो देवप्रयाग में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से शांता नदी में आए उफान से नगर में शांति बाजार में तबाही आ गई। वहां आईटीआई का 3 मंजिला भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जबकि शांता नदी से सटी 10 से अधिक दुकानें भी बह गई। देवप्रयाग नगर से बस अड्डे की ओर जाने वाली सड़क और पुलिया भी बह गई। मलबे में किसी के दबे होने को लेकर अभी तक स्थिति साफ नहीं हो पाई है। हादसे की 2 तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त ली गई जब बादल फटा और दूसरी तस्वीर इस हादसे के बाद मची तबाही की कहानी को बयां कर रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते भारी जान माल का नुकसान होने से बच गया। हादसा शाम करीब 4 बजे दशरथ पहाड़ के पर बादल फटने से हुआ, जिससे वहां से निकलने वाली शांता नदी में उफान आ गया था। बस अड्डे से शांता बाजार होकर शांता नदी भागीरथी में मिलती है। उफान के साथ आए भारी बोल्डरों ने शांति बाजार में तबाही मचाकर रख दी। पिलरों पर खड़ी आईटीआई की 3 मंजिला बिल्डिंग इसमें जमींदोज हो गई। हादसे के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत ने अधिकारियों को हर संभव कार्रवाई के आदेश दिए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम से फोन पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज 5 बजे के लगभग ऊपर दशरथ डांडा में बादल फटा है, जिस कारण ये जो देवप्रयाग के पास गदेरा था इसमें काफी पानी बढ़ गया है और एक बहुत तेज आवाज हुई। इसमें एक झटका ऐसा आया कि सारी बिल्डिंग जो हमारी आईटीआई की बिल्डिंग है, ये नगर निगम की, ये पूरी जमी दराज हो गई है। करीब 12-13 दुकानें बह चुकी हैं और इसमें जो आसपास के लोग हैं उनको हमने सतर्क कर दिया गया है, पूरा अनाउंसमेंट कर दिया गया है। और इसी पता लगा जा रहा है कि इन दुकानों में कोई था तो नहीं। वैसे अनुमान लिया जा रहा है कि लॉकडाउन होने के कारण आज इनमें कोई नहीं था। देवप्रयाग की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। 10 दुकानें इस हादसे में बह गईं और इसके साथ साथ आईटीआई की 3 मंजिला इमारत भी जमींदोज हो गई। गनीमत रही कि कोरोना कर्फ्यू के चलते जान का नुकसान अब तक नहीं, इस तरह की कोई खबर आई, लेकिन भारी तबाही की जो तस्वीरें हैं वो जरूर सामने आई हैं, जो आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी गंगा पर। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को लेकर यूपी सरकार के काम की एक बार फिर से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तारीफ की है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर यूपी के गांव कोविड कंट्रोल के लिए किए जा रहे माइक्रो मैनेजमेंट की तारीफ की है। WHO ने यूपी के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए चलाए जा रहे महाअभियान की चर्चा करते हुए अपनी रिपोर्ट में बताया है कि यूपी सरकार ने किस तरह से 75 जिलों के 97,441 गांव में घर घर संपर्क कर कोरोना की जांच करने के साथ आइसोलेशन और मेडिकल किट की सुविधा उपलब्ध कराई है। WHO ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि यूपी के ग्रामीण इलाकों में किस तरह योगी सरकार ने सामुदायिक केंद्रों, पंचायत भवनों और स्कूलों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज की सुविधा दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की 1,41,610 टीमें पूरे प्रदेश में दिन और रात काम कर रही हैं। कोविड मैनेजमेंट के इस पूरे अभियान पर नजर रखने के लिए योगी सरकार ने 21,242 पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। योगी सरकार के कोरोना कंट्रोल को लेकर उठाए गए कदमों की तारीफ WHO ने की। कोरोना संकट से निपटने के लिए चल रहे अभियान के बीच विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने की कांग्रेस की साजिश उसकी जन विरोधी प्रवृत्ति को प्रकट करती है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज जबकि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ है और उनकी अगुवाई में कोरोना से लड़ रहा है, उस वक्त कांग्रेस के नेताओं का दुष्प्रचार उनकी कुटिल मानसिकता की मिसाल है। तो सीएम योगी ने अपने ट्वीट में बिना अखिलेश यादव का नाम लिए उन्हें भी आड़े हाथों लिया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने एक और ट्वीट में अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन्हें भी आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट में लिखा कि प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहकर कि यह भाजपा की वैक्सीन है और
वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। जनता को गुमराह करने और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई को कमजोर करने का खूब प्रयास किया। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोविड के विरुद्ध इस युद्ध में हम सब मिलकर शीघ्र विजयी होंगे। तो पिछले कई दिनों से कोरोना की दूसरी लहर की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के लिए अब धीरे धीरे ही सही लेकिन राहत भरी खबर आने लगी है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 20,463 नए मामले सामने आए, जबकि 29,358 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। यूपी में अब कोरोना के 2,16,057 एक्टिव केस हैं और बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश में 2,33,705 कोरोना टेस्ट हुए हैं और अब तक यूपी में 4,34,04,184 कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 20,463 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 29,358 है। इस प्रकार आज भी नए संक्रमण की तुलना में लगभग 9,000 संक्रमित व्यक्ति ज्यादा उपचारित हुए हैं। एक्टिव केसेस की कुल संख्या अब घटकर के 2,16,057 रह गई है। तो कोरोना के कहर से जूझ रहे राजधानी लखनऊ को आज एक और कोविड अस्पताल की सौगात मिली है। लखनऊ में सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हज हाउस में बने कोरोना अस्पताल का उद्घाटन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रक्षा मंत्री के साथ मौजूद थे। उद्घाटन के बाद दोनों नेताओं ने अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा भी लिया। 255 बेड वाले इस कोविड अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत कई और स्वास्थ्य सुविधाओं का इंतजाम है। और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यह 255 यह बेड्स का यह बनकर यह कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार हुआ है। इसके पहले हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने DRDO का जो लगभग 500 बेड का जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसका भी उन्होंने लोकार्पण किया था। यहाँ पर जो लगभग 25 वेंटिलेटर्स और अप्रॉक्सीमेटली 100 के आसपास यहाँ पर HFNC यानी जो क्रिटिकल जो केसेस होंगे इनके ट्रीटमेंट की यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग आए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है और मैं तो कहना चाहूंगा कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं सभी राज्य सरकारें और हमारी केंद्र सरकार जितना हो सकता है इस चैलेंज को मीट आउट करने के लिए मैक्सिमम एफर्ट की जितनी भी आवश्यकता है वो उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जो करेगा उसी से कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है अथवा कमी रह सकती है तो उसकी आलोचना नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसको सुझाव दिए जाने चाहिए। आज 255 बेड का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल HAL की मदद से लखनऊ में फिर से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट हर जनपद में स्थापित हो, एक कार्रवाई फर्स्ट वेव के समय से प्रारंभ हो चुकी थी। युद्ध स्तर पर वे प्लांट लग रहे हैं। सेकेंड वेव आने के बाद इसमें और तीव्रता आई है। वहीं लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना से संक्रमित सपा सांसद आजम खान का हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि अगले 72 घंटे आजम खान को डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा जाएगा। कोरोना पीड़ित आजम खान का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेदांता अस्पताल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि आजम खान को कोविड निमोनिया की वजह से हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है और लगातार डॉक्टर आजम खान की सेहत पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। आजम खान साहब को सीतापुर जेल से 2 दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको ICU में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है।
इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी सीसीएम की टीम की निगरानी में है। तो कोरोना महामारी में जहां एक तरफ लोगों की जान चली जा रही है, तो दूसरी तरफ इस आपदा में भी कुछ लोग अपनी जेबें भरने से नहीं चूक रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोरखपुर से सामने आया, जहां एक निजी नर्सिंग होम के 2 कर्मचारियों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दोनों कर्मचारी 1299 रुपए की इंजेक्शन को 18,000 रुपए में बेच रहे थे, लेकिन 2 कालाबाजारियों को ड्रग विभाग की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है और वो एक इंजेक्शन के 18,000 रुपये मांग रहा है और उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमको उन्होंने फॉरवर्ड किया था। तो उसी के बेसिस पे हमने उनको बोला था कि आप उससे मतलब तय करके और जहाँ पे बुलाता है वहाँ पे आइए। तो उन्होंने कहा था कि हम धर्मशाला पे उसने बुलाया है और 4 बजे के करीब बुलाया है। उधर वाराणसी में आज आयकर विभाग की टीम ने एक निजी अस्पताल पर छापेमारी की कार्रवाई की है। जिस अस्पताल में छापा मारा गया वो वाराणसी के शिवपुर इलाके में है, जिसके खिलाफ मरीजों से अवैध उगाही की शिकायतें मिल रही थी। इन्हीं शिकायतों के बाद आयकर विभाग की एक टीम अचानक अस्पताल में आ गई और मौके से दस्तावेजों की जांच पड़ताल की। हमारा जो सर्कुलर है फेयर प्राइस का 18,000 रुपये पर डे, हम लोग उसकी चेकिंग करने आए थे। रूटीन कार्रवाई है, लेकिन दोबारा है। पहले भी इनके यहाँ हो चुका है, आज फिर से हुआ। क्या कोई शिकायत वगैरह भी प्राप्त हुई थी क्या सब डिपार्टमेंट को? हाँ, एक शिकायत थी, उसका हम लोगों ने रिकॉर्ड एविडेंस ले लिया है और बाकी सब रूटीन है। तो अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई की गई है, क्योंकि लगातार अस्पतालों में ये शिकायतें आ रही थी मरीजों की कि जिस तरह से वहां उगाही की जा रही है, और इसकी शिकायतों को लेते हुए संज्ञान लिया गया और प्रशासन ने कार्रवाई अस्पताल के खिलाफ की। वहीं कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए एक तरफ योगी सरकार के काम की तारीफ हो रही है, तो दूसरी तरफ कुछ जिलों में प्रशासन की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं सवालों के घेरे में। लापरवाही की वजह से कई जिलों में मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो श्रावस्ती के एल2 कोविड अस्पताल की तस्वीरें आपको झकझोर कर रख देंगी, जहां अव्यवस्थाओं और गंदगी का बोलबाला है। आलम यह है कि अस्पताल में न सिर्फ कूड़े का ढेर है, बल्कि इस ढेर में ही बेड सड़ रहे हैं। यह कोविड अस्पताल भंगा में है और यहां व्यवस्थाओं का अंदाजा आप इन तस्वीरों से ही लगा सकते हैं। कोरोना काल में जहां हर कोई सफाई पर ध्यान दे रहा है, वहां मरीजों का इलाज करने वाले कोविड अस्पताल में ही गंदगी का अंबार लगा है। वहीं बहराइच की तस्वीरें देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि यहां मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां 16 साल का बेटा 8 घंटे तक पिता का शव लेकर रोता रहा। स्ट्रेचर पर पिता की लाश, तो दूसरी तरफ शव ले जाने के लिए साधन भी नहीं मिला। मानो इस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। बता दें कि बेटा पिता की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल ला रहा था, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने के चलते रास्ते में ही उसके पिता ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद 8 घंटे तक शव ले जाने के लिए वो इंतजार करता रहा। वीडियो वायरल होने पर भी कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज का वीडियो वायरल हुआ है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भाई को कंधे पर लाद कर लेकर अस्पताल ले जाने के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर तक नहीं दिया। तो गोरखपुर के भटहट के राम बदन की हैदराबाद से लौटने के बाद हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से मरीज को एक भाई अपने कंधे पर लाद कर ले जा रहा है, लेकिन अस्पताल में स्ट्रेचर की व्यवस्था तक उसे नहीं मिल पाई। वहीं गाजीपुर में भी मानो स्वास्थ्य सेवाएं राम भरोसे ही चल रही हैं, क्योंकि यहां कोविड टेस्ट करने वाले कर्मचारियों के बीच दहशत है। उन्हें टेस्टिंग के लिए मास्क और ग्लव्स न मिलने से अब तक कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब डीएम ने गांव-गांव टेस्टिंग करने वाली टीम के साथ बैठक की, जिसके बाद डीएम ने सीएमओ को अच्छे मास्क और 50,000 किट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। अभी हमने कल निजी एम्बुलेंसेस की जो किराए की दरें होंगी उसको जनपद में निर्धारित कर दी हैं, और मैं लोगों से अपील करता हूं कि वो जो निर्धारित दर है जनपद में
वही दर दें। और यदि कोई निजी एम्बुलेंस वाला, उसका संचालक या उसका मालिक या उसका ड्राइवर अधिक दर मांगता है तो सूचित करें, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करें। देखा होगा जिला अस्पताल में हमारा 200 LPM का एक ऑक्सीजन प्लांट पहले से स्थापित था, बट संचालित नहीं था। उसको हम फंक्शनल करने पे लगे हुए हैं। टेक्निकल टीम हमारी काम कर रही है। मुझे उम्मीद है कि कल तक वो फंक्शनल हो जाएगा। और यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश एट 360 और खबरों की रफ्तार जारी है। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। कोरोना जैसे आपदा काल को निजी अस्पतालों ने अपने फायदे का वक्त बनाना शुरू कर दिया है और निजी अस्पतालों की ये मनमानी यूपी से लेकर उत्तराखंड तक जारी है, जिस पर अब लगाम लगाने की तैयारी है। प्रदेश यूपी हो या उत्तराखंड, जिला कोई भी हो, कोरोना काल में अस्पताल बेलगाम हो रहे हैं। आरोप है कि मुश्किल भरे इन हालातों में ज्यादातर निजी अस्पताल बेड होने के बावजूद भी मरीजों को वापस लौटा रहे हैं। मनमानी का आलम यह है कि अस्पताल जनप्रतिनिधि की भी नहीं सुनते। निजी अस्पताल की मनमानी का ही नतीजा है कि रायबरेली में भाजपा नेता को धरना शुरू करना पड़ गया है। आरोप है कि जिले का वृतांत अस्पताल आपदा में लोगों को लूटने का अवसर मान बैठा है। अस्पताल संचालक कोविड मरीजों से मनमानी वसूली कर रहे हैं। कार्रवाई को लेकर भाजपा नेता ने धरना शुरू किया और चेतावनी दी है कि अगर बुधवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपा नेता अस्पताल की मनमानी के विरोध में आत्मदाह करेंगे। निजी अस्पताल की मनमानी को लेकर बरेली के भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू बरतौल भी नाराजगी जता चुके हैं। उनका भी आरोप है कि निजी अस्पताल कोरोना काल में मुसीबत में फंसे लोगों से मोटी रकम वसूल रहे हैं, जिसको लेकर विधायक ने सीएम से भी शिकायत की है। उनका कहना है कि निजी अस्पतालों की मनमानी के पीछे कुछ अधिकारियों का हाथ भी शामिल है। मैंने ये बताया था कि जो कुछ अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उसमें कुछ अस्पताल बहुत खराब है। 1-1 लाख 50-50 हज़ार रुपये पर डे के ले रहे हैं। ये कहाँ तक है? 8,000 रुपये है, 8-10 हज़ार रुपये आप ले सकते हो एक दिन के आदमी के। और गरीब आदमी तो मुख्यमंत्री जी इनका फ्री इलाज कीजिए, कोई आदमी वापस नहीं करेगा। और ऐसा हमने करवाया भी है। 1-2 केस आए थे SRMS में, उसमें डीएम साहब से बात करके हमने कहा भाई इनका मामला ये जो गरीब आदमी है कहाँ से पैसे देंगे ला करके, तो उन्होंने वो पैसे वापस भी कराए। निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर मेरठ के भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी भी आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने मेरठ के कई ऐसे हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज पर आरोप लगाए हैं कि जरूरत के वक्त वहां के डॉक्टर विधायकों का फोन नहीं उठाते। बेड की कमी बताकर मरीजों को वापस कर दिया जाता है। इसको लेकर विधायक ने जिले के अधिकारियों से ऐसे अस्पतालों की निगरानी के लिए भी कहा है। प्राइवेट अस्पताल हैं, इनको ऐसे समय में संवेदनशील होकर के और जनता के भले के लिए जो है इनको काम करना चाहिए। ये आदेश है कि भाई इसकी एक रोज़ जो है लिस्ट बना करके जो है ये बताया जाए। हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब और दूसरे सीएमओ भी और दूसरे अधिकारी भी जो इसमें लगे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये इन लोगों ने जो है अभी 2-3 दिन से तो मैं देख रहा हूँ, मैंने फ़ोन किए हैं कई जगह, अभी तो सुधार आया है, लेकिन और भी ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। निजी अस्पतालों की मनमानी का आलम केवल यूपी में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। हल्द्वानी में उत्तराखंड कोविड प्रभारी मंत्री बंशीधर भगत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कोविड मरीजों के इलाज से लेकर उनसे वसूली को लेकर निजी अस्पतालों की मनमानी की बात कही है। सरकारी जो मशीनरी है उसके लिए भी कहा है और प्राइवेट अस्पताल को विशेष रूप से कहा है कि एक तो बड़ी सख्ती से कहा है कि वो रेट लिस्ट वो लगाएं और कितने बेड हमारे पास आज उपलब्ध हैं, कितने भरे हुए हैं, कितने खाली हैं, ये कल से हम चेक करवाएंगे अपनी टीम से। ये हमने कह दिया कि उनको जो शोषण करेगा और बेड खाली होने के बाद भी बेड नहीं देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। ये सारे आरोप बता रहे हैं कि आपदा काल में भी किस तरह से निजी अस्पताल अवसर तलाश रहे हैं। ऐसी मनमानी करने वाले अस्पतालों पर वक्त रहते लगाम कसनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं बड़ी खबर उत्तरकाशी से, जहां पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई और 347 से ज्यादा केस सामने आए हैं। इसके अलावा किशनपुर गांव में 56 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। उत्तरकाशी में बढ़ते कोरोना केस के बीच कोरोना का टीका लगाने का काम भी
जोरों पर है, जिसके चलते टीका लगाने वाले सेंटर्स पर भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि लोग टीके के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो 18 से 45 साल के जो व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ हो गया है और हमको जो जिस संख्या में वैक्सीन प्राप्त होंगे हम उसी संख्या में अपने सेंटर्स बढ़ाते जाएंगे। अभी हम जो सेंटर्स चला रहे हैं वो 1 और 2 हम यहाँ पर उत्तरकाशी में बड़े सेंटर चला रहे हैं और एक उधर यमुना घाटी में चला रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जैसे स्लॉट ओपन होता है स्लॉट बुकिंग करनी है। इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीन बढ़ती है और हमें और संख्या वैक्सीनेट करने की मिलेगी तो हम किस तरह से अगर कोई हमको ऑफलाइन का मोड का ऑप्शन मिल जाए या फिर हमको रजिस्ट्रेशन हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराने का ऑप्शन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट बुक करे बिना रजिस्ट्रेशन करे बिना अगर आता है। वहीं नैनीताल में युवाओं के वैक्सीनेशन कैंप के उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि सरकार ने 50 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाने का बीड़ा उठाया है। हाई कोर्ट के निर्देशों पर सीएम ने कहा उन्होंने पहले ही तीसरी लहर रोकने की तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री ने लोगों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने और सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार जनता के साथ है और जनता का दुख दर्द देखना उनकी जिम्मेदारी है। सरकार जनता के साथ और जनता का दुख दर्द देखना ये हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म है। और हमारी सरकार, मैं कह सकता हूँ कि पहला निर्णय लेने वाली होगी, अब तो सभी ने लिया है। 50 लाख से ऊपर की संख्या ऐसा युवा युवतियों की होती है, उनको हमने फ्री वैक्सीन लगाने का एक काम किया है, जिम्मा लिया है। क्योंकि माननीय विधायक लोग अपने विधानसभा में 1-1 करोड़ रुपया कोविड के लिए खर्च करेंगे। और इसी के साथ प्रदेश एट 360 में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला एबीपी गंगा पर लगातार जारी रहेगा। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।